के 9:30 बज चुके हैं और मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण लेकर। लेकिन आज की खबरें मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको जाने माने फिल्म अभिनेता, और मैं तो उनका बहुत जबरदस्त प्रशंसक हूं, संजय मिश्रा जो मिथिला के रहने वाले हैं, उनकी बात सुनिए। उसके बाद मैं आज का दृष्टिकोण शुरू करता हूं। मैं मिथिला का मिथिला विद्यापति मधुबनी पेंटिंग्स अपने लोक संगीत की वजह से जाना जाता है। मेरे दादाजी बताते थे कि 1887 में ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने कोसी नदी के ऊपर एक मीटर गेज पुल बनाया था, 250 फीट लंबा। फिर 1934 में कोसी नदी में बाढ़ और भूकंप एक साथ आने की वजह से वो पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। उसके बाद से उसको बनाने की कभी कोशिश नहीं की गई। अब दादाजी नहीं रहे, लेकिन उनका सपना साकार हुआ है। भारत सरकार ने 2020 में हमारे देश को और बिहार को एक उपहार दिया है, कोसी रेल महासेतु, जो 2 किलोमीटर लंबा है। कहाँ 1887 में 250 फीट लंबा पुल, वो भी एक उपलब्धि थी, लेकिन ये एक हम देशवासियों के लिए महा उपलब्धि है, कोसी रेल महासेतु। हम भारत सरकार से वादा करते हैं कि हम इसे अपना समझेंगे और इसे संभाल के रखेंगे। धन्यवाद। ये जो संजय मिश्रा जिस पुल की बात कर रहे हैं, जो 250 मीटर का पुल था, अंग्रेजों ने बनाया और उसके बाद वो पाट बढ़ते 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 2 किलोमीटर का हो गया है। जो पुल बन जाना चाहिए था पहले ही, लेकिन नहीं बन पाया, और उसका सपना भी देखा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देखा था 2003 में, लेकिन 2004 में उनकी सरकार गई तो ये सपना भी वहीं एक तरह से कहें कि ठंडे बस्ते में चला गया। अब 2020 में जाकर ये पुल बन पाया, और इस पुल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका लोकार्पण किया, और उन्होंने जो कहा वो मैं जरूर आप लोगों से साझा करूंगा क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये। और उसके बाद एक और खबर आई छोटी सी, जिसको मैं आपको बताऊंगा तो उससे समझ में आएगा कि क्या स्थिति है बिहार की। बिहार की तरफ हुक्मरानों ने कैसे देखा, और बिहार में विकल्पहीनता की वजह से कैसे बहुत सी चीजें उनको, उनके सर पर भी ताज सजता जा रहा है जो कुछ नहीं कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। कोसी महासेतु और किऊल ब्रिज के साथ ही बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण, रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन, मतलब जिन प्रोजेक्ट का आज उन्होंने लोकार्पण किया, ऐसी 1 दर्जन परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किया गया था, यानी ये भी पहले नहीं बने थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना और आसान हुआ है। आज बिहार में किस तेज गति से रेल नेटवर्क पर काम चल रहा है, इसके लिए मैं एक तथ्य देना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2014 के पहले के 5 सालों में बिहार में सिर्फ 325 किलोमीटर नई रेल लाइन शुरू थी, जबकि 2014 के बाद के 5 सालों में बिहार में लगभग 700 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हो चुकी है। अब चूंकि आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो सब गुम जाता है, रोजगार नहीं मिल रहा है, अर्थव्यवस्था डाउन है, काम नहीं हो रहा है। 11 किलोमीटर से 28 किलोमीटर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग बनने लगता है यूपीए से एनडीए के शासन में। 350 किलोमीटर 5 वर्ष की रेलवे लाइन थी बिहार की, वो मोदी राज के 5 वर्षों में 700 किलोमीटर हो जाती है, और इसके 350 से इसके बावजूद सवाल पूछा जाता है कि काम कहां हो रहा है।
संजय मिश्रा ने जो कहा उस बाइट को आप दोबारा सुनिएगा इत्मीनान से, फिर से अभी जब ये एक बार पूरा दृष्टिकोण देख लीजिएगा तो फिर से सुनिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस देश के कितने बड़े बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बीते 6 साल में ही बिहार में 3000 किलोमीटर से अधिक के रेल मार्ग का बिजलीकरण हो गया है। 12,000 हॉर्स पावर के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन बन रहे हैं। और बिहार के लिए एक और बड़ी बात है कि बिहार के 90% हिस्से का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। ये बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप बिहार को पिछड़ा देखना चाहते हैं, बिहार को बाढ़ में डूबा हुआ देखना चाहते हैं, बिहार को त्रस्त देखना चाहते हैं, तो आप यकीन मानिए आप जाने अनजाने देश की तरक्की के उसके भी आंकड़ों को बाढ़ में डूबते हुए देखना चाहते हैं, उसको भी आप डूबा हुआ देखना चाहते हैं, उसको भी आप त्रस्त देखना चाहते हैं अर्थव्यवस्था को। और ये जो आज आंकड़े हैं, ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं है, ये बिहार की बदलती हुई तस्वीर है। और सोचिए कि अगर सचमुच 2015 में नीतीश कुमार ने जो लालू जी के साथ गए और उसके बाद 2017 में जब भाजपा के भी साथ आ गए, तो अगर उन्होंने ये नहीं किया होता और पिछले 5 वर्षों में वहां की राज्य सरकार ने कुछ काम भी किया होता, तो आज कितनी तेजी से बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता। उन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आज बिहार में 15 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। कुछ दिन पहले बिहार में एक नए एम्स की भी स्वीकृति दे दी गई। यह नया एम्स दरभंगा में बनाया जाएगा। इस नए एम्स में 750 बेड का नया अस्पताल तो बनेगा ही, एमबीबीएस की 100 और नर्सिंग की 60 सीटें भी होंगी। हजारों नए रोजगार सृजित होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इन बदलावों को आपको ध्यान से देखना समझना चाहिए। और इसको मैंने बताया कि 2003 में अटल जी, क्या ये कहें कि उनके मन में ये कल्पना आई थी और अटल महासेतु आज बन गया। लेकिन एक और खबर आई है बिहार से ही, वो किशनगंज से खबर है, न्यूज एजेंसी पर यह खबर थी कि कल वहां गोआबरी गांव के पास एक पुल, जिसका आज उसका भी लोकार्पण होना था, वो बह गया कंकई नदी में। अब चूंकि एजेंसी की खबर है और इसलिए मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। हो सकता है कि कुछ उसमें तकनीकी वजहें भी इसके बाद निकल आए, सरकार कुछ स्पष्टीकरण दे दे, कुछ सफाई दे दे। लेकिन ये बिहार की 2 तस्वीर दिखाती है। और इसीलिए चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बिहार की सरकार ने जो किया, वो पुल लोकार्पण से पहले बह जाता है। यानी एक तरफ 1887 में बना पुल जब अंग्रेजों का जब वो टूटा आजादी के पहले ही, तो उसके बाद कोई सरकार उसको बना नहीं पाती है। 2020 में वो पूरा होता है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार की, जब लोग मुझसे कहते हैं कि आप राजनीतिक विश्लेषण कीजिए, अभी मैंने हालांकि शुरू नहीं किया है उस तरह से, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करिए। मैं कहूं क्या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज करूं? वहां का तो पूरा समीकरण ही विचित्र है। विकल्पहीनता में ऐसा बिहार है कि सरकार को हारने तक का डर नहीं। ये स्थिति, इसलिए मैं शायद उस तरह से विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, उतनी रोचकता नहीं, लेकिन फिर भी बात करूंगा मैं। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण आज की खबर थी, इसके बाद जो सचमुच लगातार सबसे महत्वपूर्ण खबर होनी चाहिए उसकी बात मैं करता हूं, और वो है जो किसानों के हित के लिए विधेयक पारित हुए हैं, जिसको लोकसभा से पास कराया गया है, स्वीकृत कराया गया है, जिसका कानून बनना है, राज्यसभा से पास होना है। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो कहा उसको बोलता हूं, उसको पढ़ता हूं। उन्होंने कहा कि अभी किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी किसान सड़कों पर उतरकर सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं। जल्दी ही देश के हर हिस्से में सड़कों पर किसान होगा। यानी खेत में फसल वो अपनी देखे, खेत में अपनी उपज की चिंता करे, इसकी बजाय भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि वो सड़कों पर आने वाला है। एक और बयान सुनिए, ये हरसिमरत कौर बादल जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, कल तक वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थी। जब विधेयक आया था, कैबिनेट से मंजूर हुआ था, तब भी वो मंत्री थी, लेकिन अब वो फर्जीवाड़ा फैला रही हैं, जिसको कहते हैं कि बहुत
ये अच्छी राजनीति तो नहीं है, बहुत खराब राजनीति है। मैं कहता हूं राजनीति करिए, लेकिन खराब राजनीति तो मत करिए। वो कह रही हैं कि मैंने इस सरकार से कहा था कि सभी स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद ये बिल लाइए, और इसमें क्या राजनीति है वो सवाल कर रही हैं। पंजाब ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के अलावा कहीं आंदोलन नहीं, हमने भी कहीं आंदोलन नहीं देखा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में एसडीएम ऑफिस पे कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता गए, उसके अलावा देश में कहीं कोई आंदोलन नहीं है। जो सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है, जो कांग्रेस की सरकार है जहां, और जहां हरियाणा चूंकि उससे लगा हुआ है और वहां पे आंदोलन हुआ है। उसके अलावा कहीं आंदोलन नहीं है। लेकिन भूपेश बघेल कह रहे हैं कल को पूरे देश में होगा, और हरसिमरत कौर बादल कह रही हैं कि जल्दी ही ये जो आंदोलन है ये और बड़ा होगा, ये इतने राज्यों में फैल गया है। इससे आपको समझ में आएगा कि किसानों के नाम पर कितनी घटिया राजनीति हो रही है और किस तरह से उनको बरगलाने की कोशिश हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, बताया, लेकिन जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है पंजाब में वो मानने को तैयार नहीं है। जनरल सेक्रेटरी हैं उसके सरवन सिंह पंढेर जी, और उन्होंने कहा है कि हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा बहुत देर से आया है, अभी लोगों में बहुत गुस्सा है, उनको सिर्फ ठंडा करने के लिए है, और अगर सचमुच ये किसानों के साथ खड़े होते तो अपने लोगों के साथ चल के क्यों नहीं संसद घेरते। और मैं तो कह रहा हूं कि एनडीए में बने हुए क्यों हैं? अगर इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो क्यों एनडीए में बने हुए हैं? हालांकि आज सरकार ने जो कहे कि अलग अलग खुद पीएमओ के हैंडल से, नरेंद्र मोदी के हैंडल से, गृह मंत्री के हैंडल से, अध्यक्ष भाजपा अध्यक्ष के हैंडल से, कृषि मंत्री के हैंडल से, ट्विटर हैंडल से इस पर ढेर सारी स्पष्टता की गई। हालांकि इस पर पहले भी बताया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए और बात लगातार बताना चाहिए, क्योंकि देश में साजिशें बहुत तेजी से होती हैं। जब जरूरी मुद्दों पर हम बात नहीं कर पाते हैं तो भावनाएं भड़काकर देश को हमेशा जो केओस की स्थिति होती है, जो एक सड़कों पर लोग उधर आए, आंदोलन करने लगे, आगजनी होने लगे, बसें फूकी जाए, रास्ता रोका जाए, और अभी रेल रोको की बात कही जा रही है किसान मजदूर संघर्ष समिति की तरफ से। आज एक आंकड़ा बताया सरकार ने, वो आंकड़ा किसानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको भी जानना चाहिए। 17 सितंबर तक यानी कल की तारीख तक 11,07,62,287 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम मिल गई। ये ऐसे वादे हैं जो किए गए और लगातार वो पूरे हो रहे हैं, लेकिन मुश्किल है कि जो होता है उसकी चर्चा फिर कम होती है। लेकिन ठीक है, हम बड़े बदलाव के साक्षी बन रहे हैं तो इसको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आज संसद चल रही थी, संसद में बहस हो रही है, तो अब सोचिए बहस किस पर हो रही है? पीएम केयर्स फंड पर। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री का नाम लगा हुआ है, तो इसको विधेयक के जरिए लाना चाहिए, इसको पब्लिक ट्रस्ट क्यों बनाया, सार्वजनिक ट्रस्ट क्यों बनाया? तो इसका जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने, चूंकि राजनीति होती है, जब आप जिस तरह से सवाल करेंगे उस तरह से जवाब आएगा, और ये राजनीति होती है तो वो राजनीति हुई, हंगामा भी हुआ, लोकसभा थोड़ी देर के लिए स्थगित भी हुई और हंगामा भी खूब हुआ। अनुराग ठाकुर ने कहा, जो वित्त राज्य मंत्री हैं, कि जैसे पीएम केयर फंड, ऐसे ही आप सब चीज का विरोध करते हैं। ईवीएम का विरोध किया और लगातार इलेक्शन हारते गए। आप जनधन का विरोध करते हैं, नोटबंदी का विरोध करते हैं, 3 तलाक का विरोध करते हैं, जीएसटी को खराब बताते हैं, और ये सारी चीजें वो आपके विरोध में जाती हैं, यानी आपका नुकसान करती हैं। और उसके आगे जो बोला उसी पे हंगामा हुआ था, वो भी मैं बता दे रहा हूं। और हर बात में नेहरू जी को लाना ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस हुआ, तो आज ट्विटर पर, जो कि अच्छी बहुत खराब परंपरा है, लेकिन आज राष्ट्रीय बार डांसर ऐसा करके कुछ ट्विटर पर हैशटैग चला। ये बहुत ही शर्मनाक है। इस तरह की बिलो द बेल्ट हरकतें ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन ये परंपरा ही गलत पड़ रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा
Nehru ji ordered the creation of Prime Minister's National Relief Fund in 1948 like a royal order, but its registration has not been done even today. How did it get FCRA clearance? और ये सचमुच चिंता की बात है कि अगर अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था तो कैसे जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, ये एक चिंता की बात है। और ऐसी चीजों को सरकार को स्पष्टता देनी चाहिए, सिर्फ इस तरह की बयानबाजी करके नहीं निकलना चाहिए। जनता को साफ पता होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही हैं। आज मनरेगा की चर्चा हुई राज्यसभा में, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 86,81,928 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं, ये महात्मा गांधी NREGS के अंदर, और ये इस वित्तीय वर्ष का है। पिछले वित्तीय वर्ष में 36,64,368। उसका मतलब ये है कि ये जो लोग लौट रहे थे, जो उन सब चीजों का असर था। और ये इसको आगे जो जयंत सिन्हा हैं, वो एक सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2020-21 इस पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि द नंबर ऑफ जॉब डिमांड्स अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज कम डाउन फ्रॉम 6 करोड़ टू बिलो 2 करोड़। यानी जो 6 करोड़ मनरेगा के अंतर्गत लोग काम करते थे वो 2 करोड़ पे आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। वो कोविड के बाद की बात कर रहे थे कि लॉकडाउन के पीरियड में ये स्थिति थी, 6 करोड़ लोग मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवा चुके थे, काम कर रहे थे, वो 2 करोड़ पे आ गया है। सरकार ने एक और आंकड़ा दिया कि आज देश में क्या स्थिति है अस्पतालों की, जो बहुत जरूरी आंकड़ा है। और इस महामारी ने हमारे देश की बेहद खराब स्वास्थ्य सुविधाओं को, उनके स्तर को बहुत ठीक किया है। केंद्र सरकार ने और हर राज्य सरकारें अपने स्तर पर उसको दुरुस्त कर रही हैं। सरकार ने बताया, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 541 मेडिकल कॉलेज हैं देश भर में, जिसमें से 280 सरकारी हैं और 261 प्राइवेट हैं, निजी हैं। और जो उसकी क्षमता है 80,312 MBBS सीट की है। मैंने आपको बताया था कि ये अभी तक 56,000 हुआ करती थी, अब इतनी बढ़कर हो गई है। और ये जो कैपेसिटी है कितनी बढ़ी है आप समझिए, पिछले 6 वर्षों में 45% बढ़ा है। इसी से अनुमान लगा लीजिए कि देश में अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति थी। आज राज्यसभा ने एक और महत्वपूर्ण बिल को पास किया, होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020। इसको बनाने के लिए 2 वर्ष का समय दिया गया है। और इसके बाद जो सरकार बार बार कह रही है कि सिर्फ एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, जितने भी तरह के अलग अलग पद्धतियां हैं जिनसे इलाज किया जा सकता है, उन सब डॉक्टरों का पूरा इस्तेमाल हो, पूरा उपयोग हो सके, इस पर सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज आंकड़ा जारी किया है और मैं कहूंगा कि इस समय में ये जो आंकड़ा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी सरकारों को, सभी राज्य सरकारों को अब अपने यहां ये आंकड़ा बताना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मार्च 2017 से अब तक 12 सरकारी विभागों में 2,94,080 नौकरियां मिली हैं और 85,629 नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। क्योंकि बहुत ज्यादा बेरोजगारी का मसला है, रोजगार का मसला है, इकोनॉमी बहुत डाउन गई है, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए होंगे। इस वक्त जो स्थितियां हैं वो सब अब धीरे धीरे पटरी पे आएंगे, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है। वो इस वक्त हल्ले हंगामे से बहुत स्थिति नहीं बनने वाली है। और जहां तक सरकारी नौकरियों की बात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रतिवर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देके भी 22 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में कितनी बात बन पाएगी। 10 लाख से ज्यादा नौकरियों के लिए वो उद्योगों के जरिए सरकार MOU कर रही है, प्रयास कर रही है। एक बड़ी खूबसूरत खबर है, ये अयोध्या से आई है। बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार रहे हाशिम अंसारी, उनके बेटे इकबाल अंसारी, क्योंकि हाशिम अंसारी साहब तो रहे नहीं और बाबरी का मुकदमा लड़ते लड़ते वो उनका इंतकाल हो गया और अभी इकबाल अंसारी थे। इकबाल अंसारी भूमि पूजन में गए थे, उनको निमंत्रण मिला था। उन्होंने आज बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा बाबरी विध्वंस को 28 साल हो गए हैं, हम कोर्ट से मांग करते हैं कि इस मसले को खत्म करें। दरअसल 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस मामले में सजा सुनाई जानी है। वो यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जिससे फिर विद्वेष हो, समाज में उसको भावनाएं भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इकबाल अंसारी जी का ये बयान बेहद, जिसको हम कहते हैं कि प्रशंसा के योग्य है और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अदालत को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। कर्नाटक, बेंगलुरु के केजी हल्ली और डीजे हल्ली थाना क्षेत्रों में जो दंगा हुआ था,
उसकी कमेटी अभी तक कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं खोज पाई है कि ये हिंदू मुस्लिम दंगा था या किस तरह से किया गया, ये मॉब वायलेंस क्यों हुआ, कम्युनल था कि नहीं था, लेकिन इसकी जांच हो रही है। और साथ में उस पूरे के पूरे इलाके का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने की बात हो रही है, जिसमें सारी जांच की जाएगी। अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी तरह का दंगा हो, उतना खतरनाक दंगा हुआ है, एक फेसबुक पोस्ट के आधार पर एक व्यक्ति ने दंगा करा दिया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसके खिलाफ पुलिस को सबूत जरूर खोजना चाहिए और वो प्रमाण अदालत के सामने रखना चाहिए। बेंगलुरु से ही एक और खबर है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुनते हैं और इस तरह के मामलों में सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये तो सब राजनीति हो रही है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सिर्फ राजनीति नहीं करता है। पीएमएलए के तहत बेंगलुरु के श्री गुरु राघवेंद्र सहकार बैंक नियमित एंड श्री गुरु सार्वभौम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनके जो एसोसिएट्स हैं, इन सब की 45 करोड़ 32 लाख की संपत्तियां जब्त की हैं। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हवाला का मसला है, तो कार्रवाई चल रही है। अपने अगल बगल भी नजर रखिए कि जो अपराधी था, जो भ्रष्टाचारी था, उसके खिलाफ क्या हो रहा है। केरल तो रोज खबरों में है, वहां की वामपंथी सरकार सोने की तस्करी में सिर से पैर तक पूरी डूबी हुई है। जो मंत्री हैं केटी जलील, उनसे एनआईए पूछताछ कर रही है। अभी उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों के युवक कांग्रेस, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सब प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी मलप्पुरम में पुलिस ने युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें छोड़ी, और वो सब के सब वही कह रहे थे कि जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं केटी जलील, जो केरल सोने की तस्करी मामले में आरोपी हो रहे हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए। जो विशेष अदालत है एनआईए की, उसने 12 आरोपियों, जिसमें स्वप्ना सुरेश भी शामिल है, वही स्वप्ना सुरेश जो मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं थे शिवाशंकरन, उनकी वो सलाहकार थी और उसी ने पूरा ये कहें कि वो मुख्य धुरी है वो, और उसकी भी जो अब 8 अक्टूबर तक वो गिरफ्तारी में रहेगी, हिरासत में रहेगी। कई तरह के मामले सामने आते हैं, फिर ध्यान से उतर जाते हैं। जैसे आपके ध्यान में राकेश वधावन, ये नहीं होंगे, पीएमसी बैंक फ्रॉड केस के मामले में इनका नाम आया था और बहुत जबरदस्त घोटाला किया, लोगों की संपत्ति, लोगों का पैसा, लोगों की गाढ़ी कमाई। और उस वक्त जब टीवी चैनलों पर उनकी तस्वीरें आ रही थी तो लगता था कि सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। वो पीएमसी फ्रॉड केस के जो आरोपी हैं राकेश वधावन और उनके साथी, उन सब को लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 होटल, 100 करोड़ की उनकी कीमत बताई जा रही है, कैलाश कॉलोनी, ईस्ट ऑफ कैलाश और कालकाजी, नई दिल्ली में है ये तीनों होटल। वो बंबई से दिल्ली तक फ्रॉड कर रहे थे, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे और उसको ईडी ने जब्त कर लिया है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज कहा है कि जल्दी से जल्दी एमएमआरडीए को कि बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल जो बनना है उसकी योजना बनाइए, जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए और उसका कार्यक्रम तय कीजिए। एनसीबी, अभी तो नशे के मामले में सुशांत सिंह राजपूत की जो कहें कि आत्महत्या हुई, जिस पर हत्या का आरोप लगता है, और हम उम्मीद करते हैं कि एम्स की जब रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक जांच होके तो उसमें वो सब कुछ सामने आ जाएगा। एनसीबी ने, मुंबई ने राहिल विश्राम 1 किलो चरस पकड़ा है, ये हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, और इसके अलावा 4.5 लाख कैश भी पकड़ा है। और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर का कहना है कि वो सीधे तौर पर दूसरे उन नशे के कारोबारियों से जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, जो सुशांत सिंह राजपूत की इस आत्महत्या के मामले में संदिग्ध है। पश्चिम बंगाल, अब आप कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की बात करते करते मैं पश्चिम बंगाल क्यों चला गया। देखिए, मेरा साहस तो नहीं हो पाया और मैं ईमानदारी से उसे स्वीकार करता हूं कि इतने साजिशी सिद्धांतों के बीच में मैं बेवजह जो नहीं जानता हूं वो बात करता रहूं। ज्यादातर यूट्यूब चैनल करते हैं, ज्यादातर टीवी चैनल करते हैं, इससे टीआरपी मिलती है। यूट्यूब पर भी आप लोग ज्यादा वही सब सुनते हैं। इतनी मेहनत से बनाया गया बुलेटिन हो सकता है कि बहुत कम लोग देखें और फालतू की बात होगी वो घंटों लोग देखते रहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये सच है कि सुशांत सिंह राजपूत ने पूरे देश के एक मानस पर कब्जा कर लिया है। और वो किस कदर है
कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुकांतो रॉय, ये आसनसोल के हैं, वो मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तिकार हैं, और उन्होंने वैक्स स्टैचू बनाया है सुशांत सिंह राजपूत का। बहुत पसंद करते थे, बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा दुखी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये स्टैचू उन्होंने अपने संग्रहालय के लिए बनाया है, अपने म्यूजियम के लिए, लेकिन अगर सुशांत का परिवार मांगेगा तो एक नया बना देंगे। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की बात नहीं होगी तो बहुत जरूरी ही बात होना, तो एक तो ये कि वहां जम्मू में मामले बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए एक सेंट्रल टीम विजिट करेगी और वहां जांच करेगी, वहां जितनी तरह की सुविधाएं होंगी वो बढ़ाएगी। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर में खेल पर बहुत ध्यान दे रही है सरकार। जो कहें कि चुनी हुई सरकारों को करना चाहिए था, वो काम अब केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है। सत्यपाल मलिक ने भी बताया था, फुटबॉल एकेडमी बहुत अच्छी चल रही है। अभी फुटबॉल कोच से भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मिले थे। आज सुरेश रैना से मिले हैं। सुरेश रैना ने कहा है कि वहां क्रिकेट एकेडमी बनाएंगे और कश्मीर और जम्मू संभाग में 5 ऐसे विद्यालय वो खोलेंगे, नौजवानों को ट्रेन करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, जिससे कि वो अच्छे क्रिकेटर बन सकें। बड़ी अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि जो सत्यपाल मलिक ने हमसे कहा था 11 सितंबर को श्रीनगर में, 11 सितंबर 2019 को, कि सच में अगर उनके हाथ में फुटबॉल दे दें, बॉल दे दें, तो शायद वो बम और पत्थर पकड़ना बंद कर देंगे। नक्सली इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। हम आतंकवादियों के हमले की बात करते हैं, उसकी खूब चर्चा होती है, लेकिन इस देश में जो अर्बन नक्सल हैं, इस देश में जो वामपंथी बुद्धि विचार से गुलाम लोग हैं, वो नक्सलियों के मामले में उसको दूसरी बात बताकर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन नक्सली कैसे हर दिन हमारे नागरिकों को, हमारे जवानों को मारते हैं। आज छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के एक जवान को, जो पटेगा विलेज है बीजापुर जिले का, वहां नक्सलियों ने उनको मार दिया, शहीद हो गए वो। और ये जो पिछले 7 दिनों से ये जवान गायब था, ये वहां के बीजापुर के एसपी ने बताया। लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छा काम हुआ। वो अच्छा काम ये हुआ कि एक नक्सल वो पकड़ा गया है, और ये बालाघाट इलाके में पकड़ा गया है, बिहार में। ये खबरें जब कभी कोई आती हैं तो मुझे लगता है कि सचमुच इस देश में कैसे विचारों के लिहाज से कैसे अपना नैरेटिव, अपना विमर्श वो ऐसे थोप दिया गया कि नक्सलियों को मुख्य धारा में स्थान मिलने लगा। अलग अलग विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े प्रोफेसर उनके पक्ष में बात करने लगे, और जब अर्बन नक्सल बात होती है तो इसीलिए लगता है कि वही सबसे ज्यादा दोषी हैं। और इस देश की ढेर सारी समस्याओं में वामपंथ ने हमेशा वैचारिक तौर पर, जिसको कहते हैं कि उसको एक सरोकारी जामा पहनाकर खराब से खराब स्थिति को भी उसको पेश करने की कोशिश की। आतंकवाद जैसा ही है नक्सलवाद, ये बात बहुत ठीक से समझिए, और इनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे हम आतंकवादियों के साथ निपटते हैं, उनको खत्म करते हैं। आज भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों के बीच, रक्षा विभाग के बीच में जो बैठक हुई, और जो मूल बात थी कि यूएस इंडिया साइबर डिफेंस डायलॉग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह की साइबर थ्रेट्स हैं, हैकिंग हो रही है, हमला हो रहा है, और आज के तकनीक के युग में ये बड़ा अच्छा समझौता है। आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 2+2 बातचीत हुई जापान के साथ भी। दोनों देश साउथ चाइना सी में भी कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। दोनों देश एक दूसरे के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने का एक समझौता पहले ही कर चुके हैं। अब बात चाइनीज वायरस की। चाइनीज वायरस असर तो उसका बहुत कम होता नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल है वो उसका चल रहा है, और एक 600 से ज्यादा लोग इसके लिए ट्रायल के लिए तैयार हुए हैं। संजय राय, हेड कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्स, उनकी एक बात बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा है कि अगले साल के मध्य तक ये इसकी वैक्सीन आ जाएगी, कहीं भी आएगी। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो भी तब तक हम ये मानते हैं कि इस पर कुछ न कुछ काबू हो जाएगा। और 52 लाख से ज्यादा मामले हो गए हैं, 96,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटे में आए। 1174 जाने हम नहीं बचा सके पिछले 24 घंटे में। कुल मिलाकर 41,12,552 लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन 84,372 जाने बचाने में हम असमर्थ रहे। जो उन्होंने एक बात बताई कि जो सीरो सर्वे हो रहा है वो, उसमें 64 लाख लोगों का पाया गया कि वो इन्फेक्टेड हैं। लेकिन उन्होंने कहा सीरो सर्वे से सिर्फ ये पता चलता है कि दिशा क्या है,
असली तो टेस्टिंग से ही पता चलेगा। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि वैक्सीन आए या ना आए, बाई मिड नेक्स्ट ईयर ये जो नॉर्मलसी है ये हो सकती है। बड़ी अच्छी खबर है, ये खबर दिखने लगी है। ट्रैफिक नॉर्मल हो रहा है, मेट्रो में लोग नॉर्मल यातायात कर रहे हैं, हवाई यात्री भी अब सामान्य हो रहे हैं। 1,16,000 यात्रियों ने कल यात्रा की और इसमें जो फ्लाइट्स थी 1376 अराइवल, 2759 फ्लाइट मूवमेंट कुल हुए हैं। 17 सितंबर को 2,33,000 फुटफॉल्स ये एयरपोर्ट पर कल दर्ज हुआ है। अब आखिर में हूं मैं, और मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि आपके भी इलाके में, आपके क्षेत्र में कोई अच्छी खबर हो तो मुझे जरूर बताइए। कल मैंने छत्तीसगढ़ के कोरिया से जो मोटरसाइकिल पर वो शिक्षक पूरा विद्यालय लेके चल रहे हैं उनकी खबर बताई थी। बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार खबर थी। आज उसको छत्तीसगढ़ के IAS अफसर हैं अवनीश सरन, उन्होंने भी उसको डाला है, वीडियो के साथ डाला है। ये आज दूसरी खबर है, लेकिन ये खबर वैसे तो अच्छी है। गांव वालों ने मिलके, उनके यहाँ जलस्तर बहुत नीचे चला गया था, बोरिंग नहीं काम कर रही थी, तो बहुत दूर से इंजीनियर से बात करके और पाइप से पानी ले आए। बड़ी खूबसूरत खबर है। लेकिन ये भी दिखाती है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ये स्थिति है और सरकार वहां पानी नहीं दे पा रही है। ये सरकारों पर सवाल भी खड़ा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दृष्टिकोण में, और ये मेरी कोशिश, इसको समर्थन कीजिए। थोड़ा सा मुझे समर्थन की जरूरत है इसके लिए। और उसके अलावा मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं किसी भी हाल में जो YouTube चैनल्स पर भड़काऊ बातें, विभाजनकारी बातें वो नहीं करूंगा। मुद्दे की बात करूंगा। तो मुद्दे की बात सुननी हो तो वैसे भी यहां आइए और रात 9:30 बजे का दृष्टिकोण देखना मत भूलिए। आपका सहयोग क्या चाहिए? आपका सहयोग मुझे चाहिए। आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दें, और इसके अलावा अगर आप स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप, मेरा नंबर है व्हाट्सएप का नंबर, उस पर मुझे भेजेंगे तो वो जानकारी मैं आपको भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर रात 9:30 बजे दृष्टिकोण में जरूर मिलेंगे।